हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आपका विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध ये टॉपिक कराएंगे। इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे और इसके इम्पोर्टेंट तथ्य जो पेपर में आने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो के बाद हम जब ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो इससे जुड़े हुए प्रश्न जो आपके पेपर में आए हुए हैं वो भी हम आपको कराएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी परीक्षा को क्लियर करने के लिए, ठीक है, या क्रैक करने के लिए। चलिए, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध हम बताते हैं। क्या है? विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। आपका एक प्रश्न आता है कि विकास कैसी प्रक्रिया है ना? तो आपको बताना है विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। पहली लाइन में आपके प्रश्न बन गए। फिर विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि विकास कैसे होता है या किस तरीके से होता है। तो विकास में होने वाले जो परिवर्तन है आपके, वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन है, संवेगात्मक भी होते हैं। फिर विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। और क्या चीज़ है? देखिए, विकास क्रम प्राणी को परिपक्वावस्था से लेकर के और आगे तक जाता है, यानी कि विकास क्रम प्राणी को परिपक्वावस्था प्रदान करता है। उसके बाद क्या है? ये तो आपका एक टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद विकास परिवर्तन एवं परिपक्वता की श्रृंखला है। विकास क्या है? परिपक्वता अवस्था की एक श्रृंखला है। फिर क्या है? उसके बाद विकास को क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला भी कहते हैं। विकास जो होता है वो एक क्रम से होता है। जैसे बच्चा पहले गर्भावस्था में होता है, फिर वो शैशवावस्था में आता है, फिर बाल्यावस्था में आता है ना, फिर किशोरावस्था में जाता है, फिर वृद्धावस्था में आता है। ऐसा तो नहीं कि पहले वृद्धावस्था में चला जाता है, फिर युवावस्था में आता है, फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है। ऐसा नहीं होता ना, क्रम से होता है। वही समझा रहे हैं कि विकास जो होता है, आपका जो परिवर्तन होता है वो गुणात्मक होता है, इसके साथ साथ परिपक्वता देता है और विकास क्रमिक होता है। क्या होता है? क्रमिक परिवर्तन की एक श्रृंखला है। फिर इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है। क्या होता है? नवीन विशेषताओं का विकास में उदय होता है। उसके बाद पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। धीरे धीरे जब वो गर्भावस्था में आता है, फिर शैशवावस्था में आता है, तो गर्भावस्था की जो होती है उसमें विकास का क्रम होता है वो समाप्त हो जाता है। फिर शैशवावस्था में आता है, फिर धीरे से बढ़ता है, फिर आगे की अवस्था में पहुंचता है। तो इसी तरीके से इसमें बता रहा है कि पुरानी विशेषताओं को समाप्त करके नवीन विशेषताओं की ओर विकास अग्रसर होता है। उसके बाद क्या है? विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, ठीक है, और विनाशात्मक होते हैं। कहने का मतलब है कि विकास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों होते हैं, यानी रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों ही तरीके के विकास होते हैं। फिर क्या बता रहा है? रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं। जो रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, कंस्ट्रक्टिव परिवर्तन होते हैं, वो परिपक्वता लाते हैं। फिर जो विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं, डिस्ट्रक्टिव परिवर्तन होते हैं, वो वृद्धावस्था तक यानी कि मेच्योरिटी की तरफ आपको ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है? उसके बाद हम इम्पोर्टेंट बात आपको ये समझना है कि मानव का जो शारीरिक विकास होता है वो 2 दिशाओं में होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न में पूछता है कि विकास किस तरीके से होता है, तो आपको बताना है मस्तक दोमुखी विकास होता है। पहले मस्तक से होते हुए नीचे की तरफ जाता है, पैरों की तरफ जाता है, यानी विकास और निकट दूर विकास क्रम इसकी विशेषता है। क्या विशेषता है? विकास और निकट दूर विकास क्रम इसकी विशेषता है मस्तकाधोमुखी की। फिर देखिए यहाँ पर इसको समझिए आप, जो विकास होता है वो मस्तकाधोमुखी विकास क्रम सिर से पैर की ओर होता है। यानी बच्चा जब भ्रूणावस्था में होता है तो सबसे पहले उसका सर बनता है, फिर धीरे धीरे धड़ बनता है, फिर नीचे पैर बनता है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है।
यानी कि पहले उसका सर बनता है, फिर धड़ बनता है, फिर पैर बनता है। तो इस तरीके से सिर से पैर की ओर मस्तकाधुमुखी विकास क्रम होता है। ये पेपर में आता है, पूछता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, मैंने बताया आपको। भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ का विकास होता है। पहले क्या होता है, सिर का होता है, फिर धड़ का होता है, फिर निचले भागों का विकास यानी पैर इत्यादि भागों का विकास होता है। उसके बाद क्या है, निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में, ये केंद्र है ना, केंद्रीय भागों में होता है। इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है, यानी वही चीज बता रहा है, पहले सर की होता है, फिर धड़ का होता है, फिर निचले हिस्से में इसका विकास होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य प्रक्रिया करता है, सामान्य क्रिया करता है। जैसे एक उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे बच्चा पहले स्कूल जाता है तो उसको लिखना नहीं आता, सीधे वो लिखने नहीं लगता। पहले वो क्या करता है, पहले पेंसिल पकड़ना सीखता है, फिर वो क्या करता है, उसको मैम स्टैंडिंग लाइन वगैरह देती है ना, डॉट डॉट करके देती हैं, फिर वो पेंसिल को पकड़ कर धीरे धीरे उस पर चलाना सीखता है, फिर वो अल्फाबेट बनाना सीखता है, काउंटिंग सीखता है ना। इसी तरीके से वो धीरे धीरे लिखना सीख जाता है, अक्षर को पहचानना सीख जाता है, फिर वो उसको समझने लगता है कि का बना है या खा बना है, फिर वो उसको मिला करके पढ़ने की कोशिश करता है। इसी तरीके से विकास होता है, यानी पहले सामान्य होता है, फिर बाद में विशेष क्रिया की ओर होता है। ठीक है, जैसे बच्चा पहले तुतलाना शुरू करता है, उल्टा सीधा मम्मन तन तन इस तरीके का शब्द बोलता है ना, पप पप इस तरह करके, फिर वो माँ बोलता है, फिर वो पापा बोलता है, फिर वो मामा बोलता है। इस तरीके से वो धीरे धीरे शब्दों को सीखता है, पहचानता है ना। फिर उसके बाद प्रत्येक बालक की विकास दर, प्रत्येक बालक की विकास दर प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, यानी कि प्रत्येक बालक की जो विकास दर होती है वो भिन्न तरीके से होती है, यानी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक एक जैसा सामान्य क्रिया नहीं करता, यानी कि कक्षा में केवल एक ही बच्चा फर्स्ट आता है, फिर दूसरा सेकंड आता है, तीसरा थर्ड आता है, फिर फोर्थ आता है, इस तरीके से क्रम बनते चले जाते हैं, लेकिन सारे बच्चे फर्स्ट नहीं आते, ना ही सारे बच्चे सेकंड आते हैं। इसी तरीके से वो बताने का प्रयास कर रहा है, प्रत्येक बालक की विकास की दर प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ठीक है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं बच्चों में। बच्चे का सभी का मानसिक लेवल, मानसिक दर है ना, मानसिक जो उसका लेवल होता है वो एक जैसा नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा अच्छा खेल सकता है, कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है, कोई बच्चा अच्छी ड्राइंग बनाता है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मैथ में तेज है, किसी का साइंस अच्छा है ना। तो सबकी अपनी अपनी रुचियों के हिसाब से, सबकी अपनी अपनी प्रतिभा के हिसाब से, सबकी अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से पसंद भी अलग होती है, उनकी क्षमता भी अलग होती है। फिर उसके बाद क्या है, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति सामान्य नहीं होती, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सभी के जो अंग होते हैं उनकी विकास की गति एक जैसी नहीं होती। जैसे समझ लीजिए किसी का, जैसे हम लोगों के हाथ है, वो ऐसा नहीं है कि 5 साल में जितनी आयु होती है, जैसे 20-25 साल तक वो ठीक है अपना मेच्योर हो जाता है शरीर का अंग, फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि अगर 30-40 साल के पहुंच गया तो हाथ और बड़ा हो जाएगा, 50 साल में और बड़ा हो जाएगा, 60 साल में और बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। कि किसी का होता है कि 20 साल में जो है तो किसी के पैर इतने बड़े थे और 21वें साल में इतने बड़े हो गए, ऐसा नहीं होता ना। सबका एक क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की जो गति होती है वो समान नहीं होती है, वो परिपक्व होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वृक्षों की डाल की तरीके से, शाखाओं की तरीके बढ़ते चले जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है, विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है, यानी बच्चों में जो परिपक्वता आती है, जो शिक्षण में जो परिपक्वता आती है, वो विकास का ही एक क्रम है। फिर क्या है, बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें ये बता रहा है कि जो बच्चे का जो विकास होता है वो उसके पोषण पे बहुत अधिक डिपेंड करता है। बच्चा कैसे खा रहा है, किस तरीके का भोजन ले रहा है, किस तरीके के डाइट फूड का इस्तेमाल कर रहा है, उससे उसके शरीर का विकास होता है। जैसे बच्चे आजकल फास्ट फूड खाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा शरीर फैट हो जाता है, मोटा हो जाता है,
तो ज़्यादा ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मोटे होने से कोई मानसिक उनकी क्षमता बढ़ रही है। कहने का मतलब है पौष्टिक दाल, सब्जियां, हरी सब्जियां इत्यादि पोषण वाले तत्व, पौष्टिक तत्व, विटामिन, मिनरल वाली चीजें खाने से बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छा होता है। यानी पोषण का उनमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है अगर अच्छा पोषण हो। फिर क्या है, संतुलित और पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन हो लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ना हो कि वो अब खा चुके हैं तो जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। पौष्टिक भोजन है जितना जिसका भूख है और जितनी जिसकी खाने की क्षमता है। 5 साल के बच्चे की खाने की क्षमता अलग है, 10 साल की खाने के बच्चे की क्षमता अलग है। उसको उनकी क्षमता के हिसाब से संतुलित भोजन और पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। फिर जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं। ये पौष्टिक चीजें हैं जो बच्चों के विकास में बहुत अधिक आवश्यक होते हैं, उनको बहुत अधिक लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कौन कौन से पौष्टिक तत्व होने चाहिए, प्रोटीन हो, वसा हो, खनिज हो, लवण हो, विटामिन हो, इन सारे पौष्टिक तत्वों से मिला हुआ भोजन बच्चों को देना चाहिए। तो बाल विकास में शिक्षा शास्त्र में बच्चों के लिए क्या आवश्यक है, बच्चों का किस तरीके से पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ाई जाए, शिक्षक किस तरीके से अपने जो तो शिक्षण में उसमें अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से उनको अपने विषय से जोड़ सकते हैं, तमाम तरीके की जो उन्हें शैलियाँ होती हैं, जो उनमें गुण होते हैं, उनको वो विकसित करता है। शिक्षा उनकी और अधिक मैच्योर बनाता है बच्चों की, कि बच्चे और अच्छा मन लगा करके पढ़ें। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है और इसी तरीके की हम लाभदायक ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। यानी कि विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से जो संबंध था वो हमने बता दिया आपको। और नेक्स्ट इसका टॉपिक और है प्रभावित करने वाले कारक जो बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं, है ना। जैसे बीमार हो जाते हैं या पोषण, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उससे जुड़े हुए टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।